अभी लास्ट एक छोटा सा चैप्टर है शुभ दोष, बट अभी हम लोग मुख रोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस एक आध चीज़ें ही पूछी जाती हैं, इस वजह से हम लोग मुख रोग जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, किसी को पता है सुश्रुत अनुसार मुख रोगों की संख्या कितनी होती है? 65 होती है। ठीक है, शारंगधर के अनुसार लिखते जाएंगे, कितनी होती है पता है क्या? उन्होंने +9 करके बताया है। 65 + 9 कितना हुआ? कितना हुआ? 74। बा ने +10 करके बताया है, तो 65 + 10 कितना हुआ? कितना हुआ? 75। हाँ, वाग्भट अनुसार 75 है, लिखते जाएंगे। लिख रहे हैं सभी? फिर लिखेंगे मेरे भाई योग रत्नाकर, मेरे से माधव, भाई से भाव प्रकाश और फिर योग रत्नाकर। तो उन्होंने बोला अरे मेरे भाई हैं, कोई बात नहीं, कई बार होता है ना, कई एक्सीडेंट वगैरह रास्ते में हो जाए तो ऐसे बोलते हैं अरे तो अपना ही भाई है, छोटा भाई है, माफ़ कर दो, ठीक है चलता है। तो 2 उन्होंने एक्स्ट्रा मान लिए, मतलब 67 मान लिए। तो सुश्रुत बोलने अरे मेरा ही भाई है योग रत्नाकर, चलता है, 2 चलते हैं ना, इस टाइप से याद रखना है। ठीक है, संख्या क्या हो गया? अब चरक ने बताए हैं क्या मुख रोग? चरक ने मुख्य तौर से 4 बोले हैं, बट उन्होंने अलग, जैसे आकृति, दूष्य और जो रक्त आदि धातुएं हैं उनके हिसाब से 64 माने हैं, एक कम माना है। देखो एक कदम पीछे हैं चरक सुश्रुत से। ठीक है, तो 65 जो है मेन, हमें जो बेस रख के चलना है वो सुश्रुत का ही रखना है। सर्वश्रेष्ठ उन्होंने वर्णन किया है, और जब चिकित्सा पढ़ते हैं, चिकित्सा भी उन्होंने बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे से सारी वर्णन की हुई है। ठीक है, तो सुश्रुत चिकित्सा 22 में हम इसकी डिटेल में पढ़ते हैं। मुख रोग का वर्णन आया है सुश्रुत चिकित्सा 24, आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के सिलेबस में है ये। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी बड़ा क्वेश्चन आता है और डायरेक्टली पूछा जाता है कि जीवागत रोग का वर्णन करते हुए खंड ओष्ठ या फिर शीतात का वर्णन करें, ओष्ठ रोग का वर्णन करते हुए अभिघाता जो ओष्ठ रोग का वर्णन करें। क्या मैम आवाज कट रही है। आवाज सबको कट रही है क्या? क्लियर आ रही है मैम। क्लियर ही है मेरी तरफ से, मुझे लक्ष्मी की भी आवाज़ नहीं आ रही है, इसका मतलब उसके नेटवर्क में प्रॉब्लम है। थोड़ा इधर उधर कमरे में बैठो लक्ष्मी, आ जाएगी आवाज़। ठीक है, तो ठीक है। विदेह के अनुसार भी आप लोग लिख सकते हैं, उन्होंने भी 64 ही माने हैं। ठीक है, 64 मतलब चरक ने कितने मान लिए? 4,64। ठीक है, और विधेय के अनुसार भी यही लिख लेंगे। और एक और लाइन लिख लेंगे, कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये उत्तर तंत्र में वर्णन है, जब नहीं पढ़ते हैं ना सुश्रुत संहिता, तो कोई भी क्वेश्चन आया तो हम उत्तर तंत्र के पेजेस ही छांटने लगते हैं, है ना। तो याद रखना है, लिख लीजिए आप लोग, कई बार हो जाता है कि शालाक्य तंत्र में, उत्तर तंत्र में वर्णन नहीं है किसका? मुख रोग का। तो मुख रोग हेडिंग डाल के शालाक्य तंत्र के उत्तर तंत्र में वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है, जो आचार्य चरक हैं उन्होंने जो 4 माने हैं वो दोष अनुसार 4 माने हैं और लक्षण अनुसार 64 माने हैं।
तो आप ब्रैकेट में दोष अनुसार लक्षण अनुसार भी लिख सकते हैं। लिख लिया सभी ने? आगे बढ़े तो बेसिक हो गया। अब कौन कौन से आयतन हैं? तो 7 आयतन होते हैं। 7 विभागों में बांट करके कुल मिला के हम लोग पूरे 65 मुख रोग पढ़ते हैं। 7 कौन कौन से आयतन हैं, कौन कौन से पार्ट्स आते हैं मुख के अंदर? पहला आता है, देखें श्लोक में ही देख लें, मुख रोगाः पंचषष्टिः सप्त स्वायतनेषु ओष्ठौ ओष्ठगत रोग, दंत मूलगत रोग, दंतगत रोग, जीभागत रोग, तालुगत रोग, कंठगत रोग और समग्र सर्वसर भी बोलते हैं इसको, सर्वाणी चेती। तो सबसे पहले हमें इनकी संख्या याद करनी है ना, एक टेबल बनाएंगे। तो मैं कंपैरेटिव आप लोगों को एक ही टेबल में सभी का बता दूंगी, किसने कितने एक्स्ट्रा माने हैं, कौन कौन से एक्स्ट्रा माने हैं और कौन से नहीं माने हैं। अष्टांग संग्रह से इसमें क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो सिर्फ उसका ही कंपैरेटिव मैं बता रही हूँ। जब हम गोविंद पारिक पढ़ेंगे, मैंने फ्लायर इसका बनाया था आज ही, 2-3 मिनट में ही फटाफट मैंने टाइप करके फ्लायर बनाया। अभी मैं भेज दूँगी, मैं भूल गई भेजना आज ही। मैं आई हूँ गुजरात से, तो काफ़ी आज व्यस्त था, इसलिए मैं भेज नहीं पाई। ठीक है, तो देखते हैं कैसे याद करेंगे। पहला क्रम से यही लिखेंगे, ओष्ठगत रोग। ओष्ठ को आप लोगों को 8 जैसा लिखना है, 8। ठीक है, लिप्स बनाएंगे, लिप्स में 8 ऐसे बना देंगे तो हमेशा याद रहेगा। ओष्ठ कितने होते हैं? 8 होते हैं। ए फॉर 8 और अ फॉर ही ओष्ठ, अ। अष्टांग संग्रह अनुसार 11 कौन कौन से हैं, एक्स्ट्रा कौन कौन से हैं लिखेंगे? खंड ओष्ठ, ओष्ठ अर्बुद और जल अर्बुद। इसको हम खोज से या खाज से भी याद कर सकते हैं, खाज या खोज। ख फॉर खंडोष्ठ, ओ फॉर ओष्ठ अर्बुद और ज फॉर जल अर्बुद। ठीक है, सभी लोग लिख रहे हैं? एवरीवन? ठीक है, सभी को लिखना है, मैं टेबल देखूंगी। नेक्स्ट, दंत मूलगत रोग कितने होते हैं? 15। और अष्टांग संग्रह अनुसार 13। उन्होंने कौन से नहीं माने हैं? लिखेंगे दंत वेष्ट, कॉमा परिधर नहीं माना। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, आपके दर पे टाइम वेस्ट, वेस्ट से दंत वेस्ट, आपके दर पे बोलते हैं ना, आपके दर पे गाने भी बने हुए हैं। तो दरवाज़ा, आपके दर पे टाइम वेस्ट हमें करना ही नहीं है, तो उन्होंने नहीं माना, आपके दर पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो ये 2 कम माने हैं, है ना। दंतगत रोग 8 होते हैं, तो याद रखना है ओष्ठ और दंत ना मिलते भी है ना, दंत और ओष्ठ साथ में मिलते भी हैं। ठीक है, तो अब ऐसे मत बोलना कि दंत मूल और दंत भी साथ में मिलते हैं, ऐसे थोड़े तेज चलते हैं एक आध बच्चे। ठीक है। तो मैं याद करने के लिए थोड़ा ऐसे कुछ चीज़ें आप लोगों को दिमाग में रखनी होती हैं, तो बिना हमें कोई ट्रिक या अलग से याद करने के लिए फिर ऐसे ही याद हो जाते हैं। ठीक है, तो ओष्ठ और दंत एक जगह मिलते हैं ना, तो ऐसे 8-8 याद कर लो। ठीक है, मेरे को ऐसे ही याद हो जाता है, बाकी जिसको नहीं होता ना फिर बहुत कंफ्यूजन होता है, कौन सा 15 था, कौन सा 5 था, कौन सा 8 था। तो ट्रिक भी है मेरे पास इसको, इसके नंबर्स याद करने की, बट वो बहुत ही ट्रिकी ट्रिक है। आप लोगों को करना है तो मैं भेज दूँगी ना, लिखवा दूँगी। बाकी वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, ट्रिक याद करने के लिए अलग से मेहनत लगेगी उसमें। ठीक है, तो दंतगत रोग कितने हैं? 8 हैं। अष्टांग संग्रह अनुसार 10 हैं। 2 कौन से हैं?
कराल और दंत चाल। कराल और दंत चाल, इसको हम दाल चाल से याद कर सकते हैं। दांतों से ही हम लोग चबाते हैं चीज़ें, ठीक है। दाल चाल, दाल का चालन करते हैं दांतों से, तो याद रहेगा दंतगत रोग है, ठीक है। और ये कई बार ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है कि दंत मूलगत रोग हैं क्या 8 या 15, है ना। 8 और 15 में कई बार कंफ्यूजन होता है। एक तो पहले मैंने ट्रिक बताई कि होंठ ये दांत से मिल रहे हैं, इसका मतलब ये बेस्ट फ्रेंड्स हैं, 8 संख्या है दोनों की, ठीक है। और ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो मूल होता है वो मूल हमारा बड़ा जस्ट डबल होना चाहिए, है ना। जो घर होता है, घर की नींव अच्छी होगी तो कितना हमारा अच्छा स्ट्रॉन्ग घर बनेगा। तो जो मूल है वो जस्ट डबल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो 8 जो 8 दूनी 16 होता है, बट एक थोड़ा कम है, तो ऐसे 15 संख्या थोड़ी याद हो जाएगी। दंत मूलगत स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग मूल है, ठीक है। जीवागत रोग देखेंगे तो जीवा क्या है, वन ऑफ द इंद्रिय है ना। तो इंद्रियां टोटल कितनी होती हैं, 5 होती हैं, ठीक है। तो 5 इसकी संख्या है। ये तो मुझे नहीं लगता कि ये कभी भी भूलेंगे आप लोग। और अष्टांग संग्रह अनुसार 6 है। एक कौन सा है, अधिजीवा। अधिजीवा, जीवागत रोग में इन्होंने बताया है। नेक्स्ट देखेंगे तालुगत रोग। तो ल में छोटा ऊ की मात्रा है ना, तो वो 9 जैसा लगता है कि नहीं, 9 जैसा लगता है ना। है ना, तालू तो मेरे को ऐसे ही याद रहता है, तालू मतलब तानू, तानू, तालू को हमको तानू बोलना है, कोई भी तालू नहीं बोलेगा। जैसे फांट को फांच बोलते हैं, 6 गुना पानी, है ना। शीत को सीच बोलते हैं। तो ऐसे 4 गुना 6 गुना हमेशा नाम से ही हम बोलेंगे, तो कितना गुना पानी उतना ज़रूरत ही नहीं पड़ता। या वागू, गू में भी ऊ की मात्रा है तो उसमें 6 गुना पानी। इस टाइप से आप लोग याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। तालू को तांडू बोलना है, वरना तालू में 6 ना हो जाए कहीं। तानू, नू, N फॉर 9, ठीक है। यहाँ पे अष्टांग संग्रह अनुसार अदृश्य नहीं माना है, 8 हैं। कंठगत रोग 17 होते हैं। अष्टांग संग्रह अनुसार 18 होते हैं, प्लस तुंडी केरी। मैम इसको एक फिर से बोलिए ना। एक ज़्यादा माना है उन्होंने तुंडी केरी। ये रोग कौन सा है? कंठगत देख लिए ना, तीसरे नंबर के श्लोक में मैं क्रम से ही लिखवा रही हूँ। ओष्ठ, दंत, मूल, दंत, जीवा, तालु, क्रम से ही चल रहा है हमारा, ऊपर नीचे नहीं लिखवा रही हूँ, ठीक है। 17 होता है। अष्टांग संग्रह ने 1 तुंडी केरी माना है। सर्वसर रोग 3 होते हैं, और अष्टांग संग्रह ने 8 माने हैं। +5 लिखेंगे, +5 ऐसे 5 हाथ रख लो गर्दन पे, तो 5 ज़्यादा माने उन्होंने, ठीक है। सर्वसर 3 है, 3 दोष होते हैं हमारे, जो हमारे सर्वसर सारे ही काम करते हैं, बिना दोषों के हम शायद ही जीवित रह पाएँ, ठीक है। तो इतना ज्ञान तो हमें होना ही चाहिए। सेवेंटी 4 होते हैं ये कुल मिला के। अष्टांग संग्रह अनुसार हम लोग देखें तो ये कुल जो होते हैं आप लोग गिनेंगे तो 74 आएगा। इसमें +1 करके गंडाल जी लिख लेंगे तो 75 हो जाएगा वाग्भट अनुसार। शाबाश करके याद किया था, शा में +9, ब में +10। शाबाश भाई, तुम बहुत आगे चल रहे हो, तुमने 10 और बता दिए सुश्रुत से। सुश्रुत सर्वश्रेष्ठ है और उनसे भी ऊपर तुमने 10 और बता दिए, तो पीठ थपथपाएंगे हम, शाबाश शाबाश करेंगे, ठीक है। +9 और +10 ऐसे संख्या याद हो जाएगी।
अभी इतनी सारी संख्या आएंगी ना शलाकी में, तो ये चीज़ें भूल जाएंगे आप लोग। इसलिए जैसे मैं बता रही हूँ ऐसे ही थोड़ा कोशिश करें। हो गया। एक आश्रय उन्होंने एक्स्ट्रा माना है, 8 आश्रय मानते हैं। और प्लस क्या है, गंडाल जी, गंडाल जी। कफ प्रधान होता है मुख रोगों में। मुख रोग हमेशा कफ प्रधान दोष के कारण होते हैं अकॉर्डिंग टू वाग्भट। लिख लेंगे ये, मुख रोग का कारण डैश करके कफ प्रधान दोष, फिर डैश करके वाग्भट। कंप्लीट हो गई सभी की टेबल? एवरीवन गॉट इट? सभी को याद भी हो गए होंगे संख्या। मैम ये जो 8 आश्रय अष्टांग संग्रह के अनुसार है, उसमें एक एक्स्ट्रा कौन सा है? अब अभी बताएंगे, अभी तो 5 है, एक एक्स्ट्रा नहीं है, 5 एक्स्ट्रा है। जब भी सर्व रोग बताऊंगी ना तो लिखवाऊंगी सारे, ठीक है। एक एक्स्ट्रा जो है वो गंडाल जी है। गंडाल जी एक अलग आश्रय माना है उन्होंने, और रोग भी, ठीक है। आश्रय की संख्या पूछी जा सकती है। यहाँ पे सप्त आयतन है, वहाँ पे अष्ट आयतन है, ठीक है। और वाग्भट में 7 प्लस गंड स्थान लिख सकते हैं। गंडाल जी मतलब गंड स्थान, तो लास्ट वाला गंड स्थान लिख लेंगे, ठीक है। गंड स्थान, ठीक है आयुष। स्थान गंड है, रोग अलजी है। नेक्स्ट 4th श्लोक में देखेंगे, जो मैंने लिखवाया है वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। और आप लोग इसके ऊपर वाला जो विमर्श है वो भी पढ़ सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं लिखवा चुकी हूँ, ठीक है। ओष्ठगत रोग आप लोग देखेंगे, VPKRS। फिर क्या क्या इम्पॉर्टेंट है देखो, वात, पित्त, कफ, सन्निपातज, रक्तज, मांस, मेद, आघातज, ठीक है। मांसज, मेदज और आघातज। आ मा में करके हम लोग याद कर सकते हैं। आ मा में, आ फॉर अभिघातज, मा फॉर मांसज एंड मे फॉर मेदज। आ मा में, ठीक है। वाग्भट ने 3 एक्स्ट्रा माने हैं, खंड, अर्बुद और जल अर्बुद। खोज से याद रख सकते हैं, ठीक है। संख्यावाचक नहीं भूलें, संख्यावाचक शब्द काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। नंबर्स जहाँ भी हो वो बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें हमें कुछ ऐसे साइंस टाइप तो है नहीं, सही है तो सही है, गलत है तो गलत है ना। और मतलब ये है कि उसमें बिल्कुल हमें 2 सेकंड का टाइम लगता है। आता है तो बिल्कुल तुरंत टिक, नहीं आता तो फिर कुछ भी नहीं आता, ठीक है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, स्कोरिंग वाले सब्जेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, इसमें हमारा टाइम बचता है। जो बड़े जो असर्शन रीज़न वाले, जो स्टेटमेंट वाले, सम प्राप्ति की जो स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस आजकल आते हैं, वो बहुत ही टाइम लगाते हैं। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट होता है, बट उसमें हमें कम से कम 3 मिनट तो लगते ही हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को हमें कट आउट करके, इनका टाइम बचा के उसमें लगाना है। जब करेंगे ना क्वेश्चंस, इतना प्रेशर रहता है कि आई हुई चीज़ें भी भूल जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसे जो इजी चीज़ें हैं उनको इतना बाय हार्ट कर लें कि ये तो गलत होएगा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि जो डिफ़िकल्ट हैं तो वो तो सबके लिए ही डिफ़िकल्ट होंगे फिर, ठीक है। चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें। एक एक चीज़ ही इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। इन सब चीज़ों में सिलेक्टेड चीज़ें ही पूछी जाती हैं। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसलिए हम सिलेक्टेड ही पढ़ेंगे। पहला आता है वातज। वातज ओष्ठ रोग में क्या होगा?
हाईलाइट करेंगे सेकंड हाफ में दालियते परिपाठियते। परिपाठियते को सर्कल करेंगे, ये अभी घातज में भी आता है। पाठियते विदीर्ण ओष्ठ मतलब फटना, ठीक है, वातज के कारण ही होंठ फटते हैं। जो सर्दियाँ चल रही हैं सभी लोग बोरोप्लस, बोरोलिन, लिप बाम, निविया, वैसलीन, कितनी सारी चीज़ें लगाते हैं। गर्मियों में तो कोई नहीं लगाता है, वात का प्रकोप होता है ठंडी में, ठीक है। तो ये सभी को याद हो ही जाएगा। कर्कशौ, पुरुषौ, स्तब्धौ, कृष्णौ, तीव्र रुकान्वितौ, है ना। अगर थोड़ा भी कट लग जाता है ना तो कितना ब्लीडिंग होती है, पेन होता है, ठीक है। और दालियते परिपाठियते और मारुत कोपते, ठीक है। क्रैक्ड चैप्ड लिप्स। नेक्स्ट पित्तज में क्या याद रखना है, हाईलाइट करेंगे। सरशप आकृति अभिभिर्भृशम। सरशप आकृति यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। पीली सरसों से याद करेंगे, बार बार बोलेंगे पीली सरसों, पीली सरसों, पीली सरसों, पीली से पित्तज, सरसों से सरशप आकृति, ठीक है। बाकी सामान्य चीज़ें, स्त्राव होता है, पीडिका, भिस्तु, दाह, पाक, स्त्राव, नीलो, पीतो, ये नहीं पूछा जाएगा। ये पीडिका वाला आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे जब आम वाला सीज़न आता है और जो कच्चे आम होते हैं, या जब समय से पहले आम हम लोग ख़रीद लेते हैं, तो जैसे ही हम आम तोड़ते हैं तो उसमें से वो रेजिन निकलता है ना, ट्रांसपेरेंट सा, समझ रहे हैं क्या बोल रही हूँ, चिपचिपा सा। जैसे ही आम तोड़ते हैं तो वो निकलता है उसके डंठल में से, समझ आ रहा है। अगर वो हमारे आसपास यहाँ लग जाता है तो उसमें हर्पीस जैसा यहाँ पे बॉइल्स हो जाते हैं, छोटे छोटे पीड़िकाएँ हो जाती हैं होंठ के आसपास। और ये होता भी है, किसी ना किसी को ये ऐसी एलर्जी होती है, हर ठंडी में यहाँ पे बॉइल्स हो जाते हैं, रेड रेड हो जाते हैं, या पिगमेंटेड, ये दोनों एरिया हो जाते हैं हर ठंडी में, और अपने आप ही ये डिज़ोल्व हो जाते हैं जैसे ठंडी कम होती है। ये मैंने काफ़ी देखा है। तो उस टाइप से हर्पीस वाले जो सिम्टम हैं ये पित्तजोष्ठ रोग से हम कंपेयर कर सकते हैं, वैसे ही लक्षण इसमें बताए हैं। बाकी हमें सिर्फ पीली सरसों ही याद रखना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम लोग कफज देखेंगे, यहाँ पे हाईलाइट कर देंगे। सवर्ण अभिस्तु चीयते, मतलब सवर्ण ही रहता है, बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं होता है इसमें। वाइट ऐसे याद नहीं रखना है, ठीक है। अगर वाइट है ऑप्शन में तो वो गलत होगा, और वाइट ही हम लोग टिक करेंगे क्योंकि कफ का कलर तो वाइट होता है ना। ऐसे श्वेत आएगा कलर, तो सवर्ण याद रखना है, ठीक है। स्पेशली बोला है, कोई कलर चेंज नहीं होता है, जो पीड़िका हैं वो सेम कलर के ही रहती हैं, जैसा आपका कलर है वैसी ही पीड़िकाएँ रहेंगी। सवर्ण अभिस्तु चीयते पीड़िका अभिर्वेदनो, ठीक है। वेदना रहित, अवेदना, वेदना नहीं रहती, कफ है तो वेदना नहीं रहेगी। और कंडू मंतव, कंडू खुजली तो होगी ही सही। पिच्छिल, शीत, गुरु, ये सामान्य लक्षण है कफ के, इसलिए पूछे नहीं जाएंगे। जो अलग चीज़ होती है वही चीज़ हमें पॉइंट आउट करनी है, वही पूछी जाएंगी, है ना। कोई ऐसा नहीं पूछेगा कि वेदना किस में नहीं होती है, सभी में होगी, बस श्लेष्मज में नहीं होगी। नेक्स्ट देखेंगे सन्निपातज। फर्स्ट हाफ इसमें हाईलाइट करना है। सकृत कृष्णौ, सकृत पीतौ, सकृत श्वेतौ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो, काला कृष्णौ किसका हो गया, वात का। पीला किसका हो गया, पित्त का। श्वेत किसका हो गया, कफ का। है कि नहीं, सारे लक्षण आ गए इसमें, वात, पित्त, कफ। तो जैसे ही ये देखें तुरंत सन्निपातज टिक कर दें, ठीक है। 3 ही वर्ड याद इसमें रखना है। रक्त देखेंगे, रक्तज में क्या याद करना है, खजूर फल वर्णाभि, बस इतना सा सर्कल करना है, हाईलाइट करना है। जहाँ भी खजूर देखें वहाँ पे रक्तज टिक कर दें। वैसे भी उसमें बहुत सारा आयरन रहता है, ब्लड को बढ़ाता है, हीमोग्लोबिन बढ़ाता है खजूर, तो वैसे भी याद ही रहेगा खजूर
किस में आ रहा है? रक्तज में आ रहा है। खजूर प्लस गुड़ हम देते हैं यदि आयुर्वेद में इन बिटवीन प्रेगनेंसी, जिन जो बहुत ही कमज़ोर कुपोषित महिलाएं होती हैं या फिर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, हीमोग्लोबिन की ज़रूरत पड़ती है, आयरन वगैरह की टैबलेट्स चलती हैं एएनसी एंटीनेटल केयर में, है ना, तो ये दिया जाता है आयुर्वेद में। तो याद रखना है, रक्तज में है ये खजूर, रक्तज। मानसज में क्या है? आ मा में, ऐसे याद रखना है हमें। कीड़े पड़ जाते हैं मांस में, कीड़े, तुम्हारे मांस में कीड़े पड़े, इस टाइप से याद रखेंगे हम लोग। मानसज में जंतवश्चात्र मूर्छन्ति, जंतु आ जाते हैं। और मांस कैसा होता है? डार्क रेड कलर का होता है ना, तो मांस पिंडवद गतौ जंतवाश्च मूर्छन्ति, पिंड के समान उठे हुए और मुख के उभय पार्श्व में उत्पन्न व्रणों में कृमि पड़ जाते हैं। तो मांस में मांस पिंड वर्ड आता है और एक ही एक्स्ट्रा है जंतु, ठीक है। तो मांस के पिंड में कीड़े पड़ गए। मेद देखते हैं, मेद में हाईलाइट करेंगे घृत मंडाभ, सबसे इम्पॉर्टेंट है। फैट, मेद क्या है? फैट है, तो घृत मंडाभ। हाल ही मैं कुछ दिनों से योगा करवा रही थी गार्डन में, तो वहाँ पे सिर्फ बुज़ुर्ग ही लोग आते हैं योगा करने, तो वो मैंने अराउंड सभी लोग 60 प्लस ही हैं उस ग्रुप में, तो वहाँ मैंने बोला कि सभी के घुटनों में प्रॉब्लम है, तो थोड़ी थोड़ी सी मैं टिप्स देती हूँ। मेरे पास वो रिकॉर्डिंग, यूजुअली मैं कभी रिकॉर्डिंग नहीं करती, कभी फ़ोन भी नहीं ले जाती, पर उस दिन मैंने रिकॉर्डिंग चालू करी हुई थी और वो शायद मेरी रिकॉर्डिंग में भी होगा, मैं आप लोगों को भेजूँगी। वो लगभग 1-1.5 घंटे की क्लास थी योगा की, और थोड़ी सी क्लिप भेजूँगी। तो उधर मैंने बोला कि अगर आप लोगों को घुटनों में बहुत ज़्यादा परेशानी है और डॉक्टर के पास भी नहीं जा रहे हैं, या फिर प्रिवेंटिवली अगर किसी को है प्रॉब्लम, तो घी सुबह सुबह खाली पेट आपको ज़रूर लेना चाहिए। तो वो इतना बड़ा वाद विवाद हो गया कि हमारे तो कहीं बेटा डॉक्टर है, कहीं उनके परिचित डॉक्टर हैं, उनसे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है ना, पहले ही हमारा 50% हार्ट बचा है और स्क्लेरोसिस ये सब हो गया है, और घी खाने से तो हम और ही ऊपर चले जाएंगे, तुम तो और हमें गलत बता रही हो। तो ऐसे ही मैंने वही बताया उनको कि आप ऐसे समोसे और कचौड़ी जो इतनी बार वही तेल इस्तेमाल हो रहा है, इतना वो सैचुरेट होके हमारे बॉडी में जा रहा है, वो खाने से कोई दिक्कत नहीं है ना। तो और ये घी हम सुबह लें तो उससे बहुत ज़्यादा सबको ऐसा है कि फ़ैट बढ़ जाएगा। तो वही मैंने चीज़ें बताई कि घी में यही स्पेशलिटी है कि उसे गरम करें या कितनी भी बार गरम करें, वो कभी भी कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाता है, कभी भी सैचुरेशन की जो स्टेज होती है उसमें नहीं पहुंचता है। तो घी मैं भी खाती हूँ, हमारे घर में सब खाते हैं, और हम सभी को खाना चाहिए सुबह सुबह। उससे कोई फ़ैट, कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है, और हार्ट की जो आर्टरीज़ हैं वो क्लीन भी होती हैं, है ना। तो मेरे पास प्रूफ भी है इस बात का, मैं आप लोगों को भेजूँगी, ठीक है। तो ये एलोपैथिक डॉक्टर्स में ऑफ कोर्स हम उनके शास्त्र में नहीं होगा, पर हमारे शास्त्र में है, तो हमारे पास प्रूफ है। उनके एलोपैथ में कहाँ पे लिखा हुआ है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है? कोई भी चीज़ हम बोलते हैं तो प्रॉपर हमारी केस स्टडी होनी चाहिए, है ना। मेडिकल में ऐसी हवाबाजी में नहीं हमें बोलना चाहिए कि इससे ये होता है, इससे वो होता है। प्रॉपर हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है, स्टडी हुई है, पेपर पब्लिश हुए हैं। केस स्टडी कैसे होती है पता है सभी को? अराउंड छोटे लेवल की बात करें तो 100 से 150 या 200 पेशेंट में वो लगातार दिया जाता है। पहले बिफ़ोर की रिपोर्ट करवाई जाती हैं, फिर आफ्टर की रिपोर्ट करवाई जाती हैं, फिर एक कोई ना कोई केस स्टडी होती है, पेपर पब्लिश होता है,
किसी बड़े मैगज़ीन में उसको मान्यता मिलती है, पैसे भी थोड़े लगते हैं, पर अगर हो गया अच्छे से तो मिलते भी हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा पूरा केस स्टडी होता है। तो अगर ऐसा एलोपैथ में है कि बढ़ता है तो आप लोग प्रूफ बताइए, हमारे पास तो प्रूफ है ना, स्टडी भी है और संहिताएं भी हैं, तो ये आप लोग बता सकते हैं कि ऐसे कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है। जॉइंट्स को लुब्रिकेंट मिलता है, साइनोवियल फ्लूइड बढ़ता है। ठीक है, तो बच्चों से लेकर बुढ़ापे तक कोई भी घृत पान कर सकता है। और अगर स्पेशली कोई डिजीज़ के लिए कर रहे हैं तो योग है ना, योग इन कैसे बता सकते हैं हम लोगों को कि अलग अलग औषधियों से हम लोग सिद्ध करके पर्टिकुलर उस रोग के लिए हम दे सकते हैं घी, क्योंकि वो योगवाही है, अपना गुण के साथ दूसरों का गुण भी लेता है। ठीक है, तो ऐसे मैंने थोड़ा बहुत समझाया। बाकी जो बड़े लोग होते हैं ना वो काफ़ी रिजिड होते हैं, एक बार उनको जो ज्ञान मिल गया फिर वो अपना ज्ञान नहीं चेंज कर पाते हैं। तो स्टिल उनमें से 50% लोगों ने मुझे नेक्स्ट डे बोला कि हमने ये शुरू किया है। कुछ लोग सुनते भी हैं, कुछ लोग रिजिड होते हैं। तो ठीक है, सुने तो अच्छा ही है, पर इतना चेंज आया। अगर आपकी वजह से 2 लोग भी अपने दिनचर्या में कुछ चीज़ अच्छी कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली आपको फल मिलता ही है। अगर ये कौन सा युग, कलयुग चल रहा है, अगर हम किसी के बारे में अच्छा सोचते भी हैं या किसी के बारे में हम गलत भी सोचते हैं कि इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इसको मैं एक दिन बताऊंगी, इसने सही नहीं किया है ना, मैं एक दिन अच्छे से बदला लूँगी, तो आपको उसका पाप नहीं मिलेगा। अगर आपके साथ किसी ने अच्छा किया और आपने बोला कि सिर्फ सोचा आपने कि मैं इसको एक पेन दूंगी या मैं इनको फ्लावर्स दूंगी या मैं इनको कोई गिफ्ट दूंगी, तो उसका 50% आपको फल मिल जाता है। तो यही कलयुग का भगवान कृष्ण ने बोला है कि अगर आप किसी के लिए अच्छा सोचते हैं तो उसका 50% पुण्य आपको मिल जाता है। आपने सोचा कि आपको मंदिर जाना है तो आपको 50% पुण्य मिल गया, है ना। तो ये इसलिए बोलते हैं हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेदज। मेदज में घृत आ रहा था, ठीक है, याद रखना है मेदज में घृत आता है। फिर सेकेंड हाफ में हाईलाइट करना है अच्छ स्फटिकम संकाशम स्त्रावम, एक वर्ड ही है इसमें, यही याद रखना है। ठीक है, घी चावल इस टाइप से याद रख सकते हैं। घृत मंड, घी चावल खाते हैं ना, घी शक्कर चावल, बचपन में मैं काफ़ी खाती थी घी शक्कर चावल। घृत और मंड, ठीक है। तो घृत मंडी के समान रंग वाले कंडू युक्त स्थिर मुलायम स्वच्छ स्फटिक, स्फटिक ट्रांसपेरेंट एक मोती होता है, शाइनिंग होता है। अभी मेरे पूजा घर में रखा रहता है, अभी पता नहीं कहाँ चला गया, दिखाऊंगी मैं आपको, आप लोग गूगल में भी देख सकते हैं स्फटिक। ठीक है, तो स्फटिक के समान स्त्राव रहता है, याद रखना ये, इसमें कफज नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि कई बार हम लोग ये देखकर कफज टिक कर देते हैं। म्यूकस रिटेंशन सिस्ट, इससे हम लोग को रिलेट करते हैं। इन सब के मेरे पास छोटे छोटे कोरिलेशन लिखे हैं, बट वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है और एग्जैक्ट हम लोग कंपेयर भी नहीं करते, वो सही भी नहीं है, क्योंकि हमारा शास्त्र श्रेष्ठ है, उनमें इतनी सारी वैरायटी इतना सब नहीं है जितना डिटेल हमारे शास्त्र में आचार्य सुश्रुत ने बता रखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दंत मूलगत रोग कितने होते हैं। 15 होते हैं। उससे पहले हम लोग 3 वाघ भटके पढ़ लेते हैं। पहला है खंडोष्ट। खंडोष्ट में लिखेंगे वी, लिख लेंगे बड़ा बड़ा, लिख लेंगे वी। आप लोग श्लोक नंबर 5 के विमर्श में भी देख सकते हैं और लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वात दोष होता है, इसमें वात के कारण ओष्ठ 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं, जिसको हम क्लेफ्ट लिप भी कहते हैं। वातेन ओष्ठ द्विधा कृतः, ठीक है, इसी में हाईलाइट कर लें। फिर आता है जल अर्बुद, इसमें बड़ा बड़ा लिख लेंगे वात और कफ।
अर्बुद क्या है? बहुत खराब है, वात और कफ। ओष्ठ में जल के बुलबुले की भांति जल अर्बुद हो जाता है, फूल जाते हैं। क्या बोलते हैं आजकल? क्या सर्जरी करवाते हैं? लिप जॉब और भी कुछ, बोटॉक्स। हाँ, आजकल काफ़ी प्रचलित हैं। कुछ ज़्यादा ऐसे ब्यूटी टाइप तो कुछ बढ़ता ही नहीं है और ख़राब ही लगते हैं। पहले ये सारी चीज़ें विदेश में होती हैं और फिर हमारे बेचारे भोले भाले इंडियंस फॉलो करने लगते हैं। कोई मतलब है इस बात का? एक टाइम तक ही हम सुंदर रहते हैं, उसके बाद तो उसके बाद तो सब ऐसे ही है ना। तो थोड़े टाइम की सुंदरता के लिए हम लोग इतना सारा पैसा, इतना सारा टाइम सब वेस्ट कर देते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हमें जीवन में करनी चाहिए, जितना पहले समझ आ जाए उतना अच्छा है, जो हमारे अगले जन्म के लिए भी काम आए। ठीक है, बुढ़ापे में ज्ञान, बुढ़ापे में पूजा करने से क्या ही मिलेगा ना। भगवान भी सोच रहे होंगे कि इसको बुढ़ापे में मेरी याद आ रही है, मैं भी देखता हूँ फिर इसको, है ना। अच्छी योनि नहीं दूंगा अगले जन्म में। नेक्स्ट, ओष्ठ अर्बुद में क्या होता है? अर्बुद के समान ही इसमें लक्षण होते हैं। ठीक है, इतना खास नहीं है ये, तो इस हिसाब से हमें याद रखना है। इसमें आप लोग एक लाइन लिख लीजिए, लिखें कंडू युक्त ओष्ठ, डैश करके लिखेंगे कफज, कॉमा मेदज, कॉमा अभिघातज। कंडू तीनों में हो रही है। मैम एक बार और कफज, बोलिएगा ना। कफज, मेदज और अभिघातज। KAM, करने की खुजली, काम करने की खुजली कुछ लोगों को होती है।